Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 4 of chapter number 4, that is agriculture. और टॉपिक इज़ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए एंड मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Horticulture crop. In 2015, India was the second largest producer of fruits and vegetables इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो 2015 में इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था. चाइना के बाद सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहीं प्रोड्यूस हो रहे थे. इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट. तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो इंडिया में हो रहे थे. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी. बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय. ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, Telangana and Maharashtra. Apples, pears, apricots and walnuts of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. मतलब पूरी दुनिया में इसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी. यू कैन सी द पिक्चर्स ओवर हेयर. Fruits and vegetables. Source. This picture is taken from the Pocket Book of Agriculture Statistics 2017, that is Government of India, Directorate of Economics and Statistics. Now, India is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Now, non-food crops. Let's discuss about the non-food crops. Number 1 is rubber. It is an equatorial crop but under special condition. It is also grown in tropical and subtropical area. दोनों एरिया में ही ये ग्रो करी जाती है. It require moist and humid climate. थोड़ा नमी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है एंड रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर. रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए एंड टेम्परेचर above 25 डिग्री सेल्सियस. रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ करा जाता है. इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय. तो यहाँ पर जो है ये ग्रो करा जाता है. नाउ वाटर फाइबर क्रॉप्स. कॉटन, जूट, हैम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स. तो फाइबर क्रॉप्स आपके हैं कॉटन, जूट, हैम्प एंड नेचुरल सिल्क. मतलब फाइबर यानी कपड़े के लिए यूज़ होता है ये. The first 3 are derived from the crops grown in the soil. First 3 soil में होती हैं. The latter is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. तो ये जो silkworm को rear करा जाता है silk fiber produce करने के लिए, इसको sericulture बोलते हैं. कॉटन. इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. तो इंडिया जो है ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का. बेसिकली यहीं से कॉटन प्रोड्यूस होना शुरू हुई थी. कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये बहुत मेन रॉ मटेरियल है कॉटन इंडस्ट्री का. In 2015, India was second largest producer of cotton after China. Cotton grows well in dry parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation. 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and required 6 to 8 months to mature. मैच्योर होने में 6 to 8 मंथ लग जाता है. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. नाउ और नेक्स्ट इज जूट. इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं. जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स इन द फूड प्लेन्स. तो ये अच्छे से होता है, इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं. और ये वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स में ही होता है जूट और प्लेन एरिया में होता है. वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर. जहाँ पे सॉइल जो है हर ईयर रिन्यू कर जाती है. हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रोथ. टेम्परेचर हाई चाहिए होता है. एरिया है इसकी वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packing material, particularly the nylon. Technological and institutional reforms क्या हुए हैं? It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. ये हमें पता है कि स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है. Sustained uses of land without compatible techno institution changes have hindered the pace of agriculture development. और जो हम सस्टेनेबल यूज़ करते थे लैंड का मतलब वो थोड़ा चेंज हो गया कि अब टेक्नोलॉजी के तरीके से हम ज़्यादा
ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पेस था वो थोड़ा सा हिंडर हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry out the agriculture. बहुत सी जगह जो है अभी भी जो ये एग्रीकल्चर इरीगेशन प्रैक्टिस हैं वो नहीं फॉलो होती, अभी भी नेचुरल मानसून पे ही डिपेंड होते हैं, उसी पे ही फार्मिंग करते हैं फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज, और ये एक सीरियस चैलेंज बन चुका है. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स population needs some serious technical and institutional reforms. तो 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. दस कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड एबोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सी ऐसी चीज़ें चेंज करी गई एग्रीकल्चर के अंदर. लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस था कि लैंड को कैसे रिफॉर्म करा जाए. द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. तो इससे क्या हुआ कि जो राइट था कि भाई इनहेरिट करेंगे जो भी मतलब किड्स होंगे फादर के, तो वैसे लैंड डिवाइड होती गई, बढ़ती गई, फ्रेगमेंटेशन होता गया, बंटवारा होता गया. तो जो एरिया था वो भी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने लैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा, कुछ ने रोक दिया, कुछ ने कुछ और वहाँ पे डेवलप कर दिया. द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म. तो लॉज तो बनाए गए लैंड रिफॉर्म्स की, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया उतना. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960 एंड 1970. तो जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने भी इंट्रोड्यूस करे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इम्प्रूव करने की कोशिश करी इंडियन एग्रीकल्चर को 60s और 70s में. The green revolution based on the use of package technology were the white revolution were मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिसमें कहा गया पैकेज टेक्नोलॉजी आएगी, फिर वाइट रेवोल्यूशन हुआ जो कि ऑपरेशन फ्लड था मिल्क से रिलेटेड. वर सम ऑफ दी स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. तो ऐसी भी एक्टिविटीज़ करी गई जिससे इंडियन एग्रीकल्चर को स्टार्ट करा गया, दोबारा से चेंजेस लाए गए. मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं सामने पिक्चर्स में कैसे इक्विपमेंट्स हैं जो आए और जो पहले नहीं थे. बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया. बट इसका असर भी ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन का भी कुछ ही एरिया में हुआ, पूरी कंट्री में नहीं हुआ. देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड. फिर 1980 और 1990 में एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा गया विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों टाइप के रिफॉर्म्स हुए. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, societies bank for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. तो क्या हुआ, फिर प्रोविज़न दिया गया क्रॉप की, वो इंश्योर करा गया. मतलब कि अगर ड्रॉट आता है, फ्लड या साइक्लोन, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है नेचुरल कैलेमिटी, तो फिर जो है बैंक वगैरह से इंसान लोन ले सकता है अगर चाहे तो ऐसी बैंक्स बनाई गई, ऐसी सोसाइटीज़ बनाई गई. किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स. ये सारी स्कीम फार्मर के बेनिफिट के लिए बनाई गई. मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन. और रेडियो टेलीविजन पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाने लगी फार्मर्स को, और वेदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी. द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करा. रिम्यूनरेटिव एंड procurement price for important crops to check the exploitation of farmers by speculator and middleman. तो ऐसी चीज़ें भी करी गई जिससे मिडलमैन और जो भी स्पेकुलेटर्स हैं वो जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकें, हमारे जितने भी मतलब फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकें. तो ऐसे बहुत से स्टेप्स लिए गए. और आज के सेशन के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम भूदान टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. व्हाट वाज भूदान. तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and also subscribe to the channel if you hadn't, and we'll meet in the next session. Till then, take care.